Hello students, myself Dr. Neeta Awasthi, Department of Geography, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, आज हम दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत के विषय में बात करेंगे। भारत की पहले स्थिति अपन देखते हैं। भारत दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के प्रमुख परिमंडलों में आवर्त ग्लोब के बड़े भाग पर स्थित है। आकार की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी है, जो कि संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। प्रश्न यह है कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त कहा जाता था, जबकि ऋग्वेद में आर्यों के प्रभुत्व वाले भाग को सप्त सैंधव भी कहा जाता था। फारसियों के प्रसिद्ध ग्रंथ जेंद अवेस्ता में सप्त सिंधु के स्थान पर हफ्त हिंदू का उल्लेख किया गया है, क्योंकि पारसियों ने स को संबोधित किया है। यह सप्त सिंधु का अर्थ है 7 नदियों के देश से लिया गया है। बाद में आर्यों ने निवास क्षेत्र विस्तृत हुआ तथा भारत को आर्यवर्त का नाम पर भारतवर्ष कहा जाने लगा। इसी तरह भारत के नामकरण पर और भी विभिन्न लोगों के विभिन्न मत हैं। यदि हम पौराणिक द्वीपों में भारत की स्थिति देखें तो हमें पता पड़ता है पद्म पुराण के अतिरिक्त शेष सभी पुराणों में पृथ्वी को 7 द्वीपों में विभक्त किया गया। प्रत्येक द्वीप, जिसको भूखंड भी कहा जाता है, भूखंड के दोनों ओर सागरों की स्थिति बताई गई। प्राचीन काल में वर्णित द्वीप शब्द वर्तमान अर्थों से भिन्न है। वर्तमान में जल से घिरे भूखंडों को क्या कहा जाता है? द्वीप। जबकि प्राचीन काल में द्वीप उस भूभाग को कहते थे जो जल से चारों ओर से न घिरकर केवल 2 ओर से घिरा हो। 2 ओर से जल से घिरे क्षेत्र को, जिसमें प्राचीन काल में द्वीप कहा गया, वर्तमान में उसको दोआब शब्द समानार्थी माना जा सकता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट है कि द्वीप से अभिप्राय किसी टापू से न लेकर किसी भूखंड से लिया जाता है। अब हम भौगोलिक स्वरूप का विकास देखें तो हमें पता पड़ता है पुराजीवी महाकल्प में विश्व के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिन्हें क्या कहा? पैंजिया महाद्वीप कहा। वैगनर महोदय ने भी इसको जो पैंजिया महाद्वीप कहा, इसको उत्तरी भाग को अंगारालैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवानालैंड कहा। इसके मध्य में एक टैथिस भू अभिनीति स्थित थी। जुरासिक काल में पैंजिया का विखंडन हुआ, तभी अंगारालैंड और गोंडवानालैंड के मध्य में संपीड़ित होकर हिमालय एक पर्वत के रूप में उत्पन्न हुआ या उद्भूत हुआ। इसके सारे बची हुई खाई में हिमालय एवं दक्कन के पठार से प्रवाहित नदियाँ की अवसाद जमा होने लगी। नदियाँ अपने साथ बहाकर कंकड़, पत्थर, बजरी लाने लगी, तो धीरे धीरे वह अवसाद उस समुद्र में जमा होने
लगा। कालांतर में जब बहुत लंबी अवधि हो गई जमा होते हुए, तो एक मैदान के रूप में वह परिवर्तित हो गया, जिसको हम कहते हैं उत्तर का विशाल मैदान। इसी प्रकार दक्कन का पठार नीचे की ओर बना। दक्कन के पठार की रचना इयोसिन काल में हुए लावा के दरारी उद्गार से हुई। इस प्रकार भारत की एक अनूठी या अनोखी भौतिक रचना के रूप में आज लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व विकसित हुआ। कालांतर में धीरे धीरे यहाँ की भू आकार के अनुसार अनेक प्राकृतिक घटकों जैसे वनस्पति, मृदा का यहाँ विकास हुआ। यहाँ की भौतिक स्वरूप जलवायु के निर्धारक बने तथा हिमालय के विकास के उपरांत यहाँ की जलवायु का स्वरूप भी निर्धारित हुआ, जिसका प्रभाव प्राकृतिक वनस्पति, मृदा के निर्माण, कृषि के विकास पर पड़ा। फलस्वरूप भारत एक विशाल भौगोलिक विभिन्नताओं वाला देश है, यानी इसके अंदर हमको अनेक तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसी तरह भारत का जब हम राजनीतिक विकास देखते हैं तो हमें पता पड़ता है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का राजनीतिक इतिहास परिवर्तनशील रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद देश में इसकी दृष्टि से अनेक परिवर्तन हुए, जिसके कारण देश की भौगोलिक, आर्थिक व सामाजिक स्वरूप बदलता रहा। 26 जनवरी 1950 को भारत में लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना हुई। जब नवीन संविधान लागू हुआ तब भारत राज्यों का संघ बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान भारत में 552 देशी रियासतें, जिसको हम स्वतंत्र देशी राज्य भी कह सकते हैं, थे, जिसके बाद में 216 राज्य में विलय कर प्रांत बनाए गए। वे 61 राज्यों को मिलाकर 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इसी प्रकार 275 छोटे राज्यों को राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल में मिला दिया गया। देश में इन छोटे राज्यों का एकीकरण में भाषा, संस्कृति एवं भौगोलिक बाधा बने। बाद में इन्हीं तत्वों के आधार पर एकीकरण के लिए दिसंबर में 1953 में राज्यों की पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस तरह हम भारत का राजनीतिक स्वरूप हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह आज अपन ने भारत के ये आपके दक्षिण एवं पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की स्थिति की जानकारी मैंने आपको दी।